नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। क्या राहुल की सियासी यात्रा से मिलेगी उत्तराखंड कांग्रेस को ऊर्जा? जी, राहुल गांधी की संसद में सदस्यता वापस होने पर और उनके उत्तराखंड आने को लेकर राज्य की सियासत हिलौरे मार रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के उत्तराखंड आने से कांग्रेसी गदगद है, तो वहीं बीजेपी कटाक्ष कर रही है। सवाल यह कि राहुल के आने से उत्तराखंड की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। सदन में राहुल गांधी की सदस्यता क्या बहाल हुई? कांग्रेस में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। देहरादून के पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का झूमता हुआ नजारा देखिए। आतिशबाजी हुई, जश्न मनाया गया, खुशी का इजहार हुआ। ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी खुशी का मौका है और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी उसका आज पटाक्षेप हुआ है। और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज बनकर अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे हैं। ये पूरे देश के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र की ताकतों के लिए ये विजय का क्षण है और उसके लिए थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम आदेश के जरिए लोगों की इस जनभावना को सुनिश्चित करवाया है और राहुल जी को और देशवासियों को सबको बधाई कि राहुल जी ने लोकसभा में फिर से अपना स्थान ग्रहण किया है। फिर से जनता की आकांक्षा और लोकतंत्र की भावना भारत की संसद में और ऊंचाइयों पर गूंजेगी। देखिए, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जिस तरीके से समाप्त की गई थी, आप उससे भली भांति परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को इंगित किया कि भाई राहुल जी की जो सदस्यता है उस सदस्यता को जो निरस्त किया गया वो उचित नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है और वो आज लोकसभा में है। और लोकसभा में राहुल गांधी जी इस देश के लोकतंत्र पर जो प्रहार हो रहा है, इस देश के संविधान को जो पैरों तले कुचला जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के माध्यम से जो है सरकार पर प्रहार करने का काम करेंगे। कांग्रेस के विरोधियों की माने तो राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी के नेता तर्क दे रहे हैं, राहुल गांधी उत्तराखंड आए जरूर, लेकिन उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी में चल रहे अंतर्द्वंद को खत्म करना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी पार्टी होने की भूमिका निभा सके। तो वहीं बीजेपी की माने तो उनको राहुल की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये जो कांग्रेस की यात्रा निकलने की जो तैयारियां चल रही हैं और जिसमें ऐसा अनुमान है कि राहुल गांधी जी इसमें प्रतिभाग करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। देखिए, इस पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यात्राएं निकाले, कांग्रेस का ये अपना आंतरिक मामला है, वो यात्राएं निकाले, कुछ करे,
उनके अपने कार्यक्रम हैं, लेकिन हमारा इसमें सीधा ये स्पष्ट कहना है कि प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें जो खींचतान है, जो दड़ेबाजी है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है सिर्फ उठव्वल होती है, बयानबाजी होती है, अखबारबाजी होती है, उसको कहाँ तक राहुल गांधी जी रोक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का कहीं भी कोई भी दूर दूर तक अब असर तो यहाँ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पूरे उत्तराखंड के एक इस विशेष गढ़वाल को लेकर जो टारगेट जो उन्होंने किया, निश्चित रूप से यहाँ की जनता के बीच में जो उबाल था उसको देखते हुए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। और उनके नेता जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, समय समय पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर जो उनकी अभद्र जो उनकी भाषा जो है उसका उन्होंने बार बार जो है वो भी माफ़ी मांगते हुए नज़र आते हैं। और कभी उत्तराखंड की जो उत्तराखंड की जनता से उनको कोई सरोकार ने कोई लेना देना, कोई उनके प्रति कोई भावनात्मक लगाव महसूस नहीं होता। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो ज़रूर उत्तराखंड का इस समय दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उनको लगता है कि ये जो आने वाले समय में कहीं दूर दूर तक जो कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहा है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी पारा गर्म होने लगा है, जिसमें सियासी दलों को कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा से चिंता होने लगी है, क्योंकि इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की इस राजनीतिक यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाता है, मिल भी पाता है या फिर नहीं। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस की आगामी राजनीतिक यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हरीश रावत आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा प्रदेश से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी नेता तैयार हैं और प्रदेश कमेटी के अनुरोध पर इस यात्रा में राहुल गांधी भी आने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कांग्रेस के लिए ऊर्जा देने की यात्रा कही जा सकती है। आज हम लोग सब लोग जो है एक बड़ी यात्रा, राजनीतिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और ये चुनाव से पहले की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा होगी, राजनीतिक गतिविधि होगी, जिसके लिए हम सब बैठ रहे हैं। और मुझे ये मालूम पड़ा है प्रदेश कांग्रेस के अनुरोध पर राहुल जी ने भी उसमें आना स्वीकार किया। लंबे समय बाद अब जाकर राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी अब दोबारा सदन में भी पहुंच चुके हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र के दौरान मणिपुर में हो रही चर्चा में वह भाग भी लेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के सदन में वापसी के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खास उत्साह नजर आ रहे हैं और इसी के तहत कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर आतिशबाजी भी की गई। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने भी मौजूद रहे। तीनों ने ही इसे लोकतंत्र की जीत बताया। तो संसद में राहुल गांधी की वापसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी ये खुशी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने इसके चलते आतिशबाजी की। इस दौरान प्रीतम सिंह विधायक कांग्रेस के और देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं इसके साथ ही हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। ये खुशी का मौका है और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी, उसका आज पटाक्षेप हुआ है और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज बनकर अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जिस तरीके से समाप्त की गई थी, आप उससे भली भांति परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को इंगित किया
कि भाई राहुल जी की जो सदस्यता है उस सदस्यता को जो निरस्त किया गया वो उचित नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है और वो आज लोकसभा में है। और लोकसभा में राहुल गांधी जी इस देश के लोकतंत्र पर जो प्रहार हो रहा है, इस देश के संविधान को जो पैरों तले कुचला जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के माध्यम से जो है सरकार पर प्रहार करने का काम करेंगे। ये पूरे देश के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र की ताकतों के लिए ये विजय का क्षण है और उसके लिए थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम आदेश के जरिए लोगों की जनभावना को सुनिश्चित करवाया है और राहुल जी को और देशवासियों को सबको बधाई कि राहुल जी ने लोकसभा में फिर से अपना स्थान ग्रहण किया है। फिर से जनता की आकांक्षा और लोकतंत्र की भावना भारत की संसद में और ऊंचाइयों पर गूंजेगी। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में ऊर्जावान नजर आ रहा है। बता दें, कांग्रेस की युवा नेत्री अनुकृति गुसई ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर देश हो या प्रदेश, सभी जगह खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब हर आदमी को प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दे सदन में उठाते हुए दिखेंगे। साथ ही कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसई ने कहा कि राहुल गांधी का उत्तराखंड में आने का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के सभी जन मिलकर बैठक के माध्यम से कार्य योजना और रूपरेखा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं सोचती हूँ कि आज समस्त भारत के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं उनको, उन पे भी, और जो लोग हमारी देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा रखते हैं उनके लिए भी मैं सोचती हूँ कि जश्न का अवसर है, क्योंकि वाकई आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी की जो संसदीय मेंबरशिप है उसको बहाल किया गया है, वापस उन्हें संसद में भेजने का जो निर्णय लिया गया है, मैं सोचती हूँ बहुत सराहनीय है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे हमने सभी ने देखा है कि जो राहुल जी जब संसद में उठा रहे थे, चाहे वो अडानी जी के मामले को लेकर हो, राफेल के मामले को लेकर हो, महिला उत्पीड़न पे हो, मैं सोचती हूँ उन सारे मुद्दों को आज वो बहुत मजबूती के साथ संसद के अंदर उठाएंगे और हम सभी लोगों के अंदर हर्ष और उल्लास का ये जो माहौल है आप देख रहे हैं, प्रदेश के अंदर भी है और देश के अंदर भी है। वहीं मिशन इंद्रधनुष अभियान के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। बता दें कि देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में राजपुर विधायक खजान दास ने अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत जनपद के गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को छूटे हुए टीके लगाए जाएंगे, जिससे प्रदेश की महिलाएं और बच्चे स्वस्थ रह सकें। इस दौरान विधायक खजान दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और देश की जनता को मुफ्त में बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष अभियान 3 चरणों में चलेगा। साथ ही जनपद में प्रथम चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान ऐसी गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा जो किसी कारणवश टीका नहीं लगवा पाए थे। देखिए, आज मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत आज गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय में हुआ है और इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी। एक नई शुरुआत इन्होंने की है। कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो शिशु है, छोटा है, जो छूटे हुए बच्चे हैं, उनको भी टीकाकरण होगा और ये 5 बीमारियों का एक ही टीका बना है, सबसे बड़ी बात है। और कुल मिलाकर के जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी टीकाकरण होगा। तो आज से इसकी शुरुआत हो गई और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। द्वारा पूरे देश में जो हमारे रूटीन टीकाकरण जो हम 7 बीमारियों के लिए बच्चों का करते हैं, तो उससे जो भी बच्चे छूट गए हैं या जिनको कोई टीका किसी वजह से नहीं लग पाया है, तो इस विशेष अभियान के दौरान जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने लगातार 6-6 दिन के लिए लगेगा। तो जैसे ये इस महीने अगस्त में ये 7 तारीख से 13 तारीख तक अभियान चल रहा है, तो इसमें जितने भी बच्चे छूटे हुए होंगे, मेन फोकस हमारा मीजल्स और रूबेला का है। तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते खबरों में आगे। डोईवाला में बनने वाली इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एरो सिटी को लेकर जहां स्थानीय जनता विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस योजना को लेकर सरकार पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं।
जो चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही एरो सिटी को लेकर जहां कांग्रेस आक्रामक रूप अपनाए हुए है, तो वहीं बीजेपी भी की तरफ से भी इस मामले में सरकार का बचाव किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा सोनू ने कहा कि सरकार की पूरी प्लानिंग थी कि डोईवाला में किसानों की उपजाऊ भूमि और टीवी विस्थापित को मिली भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण किया जाए, जो सही नहीं था और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी। पहले राज्य सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एरो सिटी के नाम पर एक बड़ा बवाल राज्य के अंदर खड़ा कर दिया। डोईवाला के किसानों को लगा कि उनकी भूमि अधिग्रहण कर ली जाएगी और तो और टिहरी विस्थापितों की भूमि भी इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंतर्गत आने वाली है, ऐसा पता चला। लेकिन उसके बाद निरंतर जो भाजपा के विधायक हैं और मंत्री हैं, उनके बयानों में विरोधाभास देखा गया। जहां एक और राजपुर के विधायक खजान दास ने इसे विकास की राह में मील का पत्थर बताया, वहीं निशंक और प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थानीय जनता को बरगलाते हुए कहा कि ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है। पता चला कि 1100 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत हो गया है और एक केंद्रीय अफसर भी इसके लिए डेप्यूट कर दिया गया है। समय समय पर कुछ अधिकारी गाड़ी से उतरते हैं और पैमाइश करते हैं भूमि की, और उससे कहीं ना कहीं कौतूहल और एक हड़कंप वहाँ की जनता में मच जाता था। हमने सरकार से सवाल पूछा कि आप सही उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, एरो सिटी बन रही है नहीं बन रही है, सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था। आज एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार ने अपनी मंशा क्लियर करी है। आने की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो स्थानीय स्टेक होल्डर से बातचीत करके ही हम उसमें अपना निर्णय लेंगे। और जिस प्रकार से कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि इस भ्रांतियों में जनता ना आए, क्योंकि स्थानीय जनता, चाहे वो किसान होंगे अन्य लोग होंगे, उनके किसी भी ज़मीन का ना तो एक्वायर कर रहे हैं, बिना उनकी सहमति के कोई इस प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे। उधर यूसीसी के समर्थन में धर्मनगरी हरिद्वार के संत भी आ गए हैं। उन्होंने यूसीसी के समर्थन में सोमवार को हर की पौड़ी पर सांकेतिक उपवास किया। यूसीसी को जल्द लागू किए जाने की मांग पर उनका विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ संतों ने गंगा किनारे कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर और सामाजिक कार्यकर्ताओं भी शामिल हुए। संतों की मांग है कि एक देश एक कानून की तर्ज पर यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साधुवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी के लिए पहल की है। महामंडलेश्वर प्रबोध आनंद गिरी ने कहा कि उपवास की जरूरत देरी न करने को लेकर है। उन्होंने कहा कि उनकी मां गंगा और राजनीतिक पार्टियां नेताओं से मांग है कि यूसीसी को लागू करने की उम्र में देरी ना की होनी चाहिए। हमारे देश में समान नागरिक कानून बने। उत्तराखंड उसका पहला राज्य है जिसने यूसीसी पर ड्राफ्ट किया है। उसी का समर्थन करने के लिए आज हरिद्वार में पूज्य संतों ने यहाँ सांकेतिक उपवास दिया। इसीलिए उस यूसीसी का समर्थन करने के लिए हम सब संत यहाँ पर एकत्रित आए। उपवास इसलिए कर रहे हैं कि देरी नहीं हो, और हम चाह रहे हैं, भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं उपवास का, और नेताओं से भी प्रार्थना कर रहे हैं, पार्टी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई देरी नहीं करो। अब बहुत देर हो गई, 75 साल हो गए, अब कितनी देर करोगे? अब बिना देर करे करो, बिना विलम्ब करो, तत्काल करो। को धरना शब्द नहीं है, ये सांकेतिक उपवास है। इस देश के अंदर अब एक सार्थक लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। इस देश में हमने ये तय किया है कि जो भारत माता की जय बोलता है वह इस देश का नागरिक है, इस देश का सपूत है, इस देश के लिए देशभक्त है। किंतु जो भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम नहीं बोलता, वह कदापि भारत माता का सपूत नहीं हो। रुद्रप्रयाग के गौरीकांड के पास अचानक आई बाढ़ के कारण भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान तीसरे दिन भी जारी है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के निर्देशन में सर्च, रेस्क्यू और खोजबीन का सघन अभियान जारी है। 36 दुकानों की स्पिल हाइड्रा की मदद से हटाई जा रही है। लापता लोगों की खोजबीन के लिए प्रशासन की ओर से अलग अलग स्थानों पर 5 टीमें बनाकर सर्च और खोजबीन की जा रही है, जो सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक गौरीकुंड से लेकर श्रीनगर डैम तक सर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही मंदाकिनी नदी के पास पड़ने वाले सभी थाना चौकियों के पुलिसकर्मी भी नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं संदिग्ध स्थानों पर ड्रोन कैमरों से भी सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। तो गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता लोगों के लिए तलाश में रेस्क्यू अभियान अब लगातार जारी है। 20 लोग की तलाश में लगातार ड्रोन कैमरों से ये अभियान चलाया जा रहा है।
उधर मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल की ओर से नगर पालिका परिषद के टेंडरों को लेकर की गई है अनियमितताओं के खिलाफ जिलाधिकारी देहरादून की गई शिकायत को लेकर एसडीएम नंदन कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्य जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। एसडीएम नंदन कुमार की ओर से राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नगर पालिका द्वारा लगाए गए 87 टेंडरों की स्थलीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं जांच के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा टेंडरों को लेकर की गई अनियमितताओं सामने आई है, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम द्वारा तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। नंदन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी को शिकायत के बाद जिलाधिकारी द्वारा 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया, जो नगर पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच कर रही है और जल्द ही सभी कार्यों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। कंप्लेंट हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे कामों का टेंडर होना था नगर पालिका के द्वारा, तो उसका निरीक्षण के निर्देश थे। उसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। 87 टोटल टेंडर होने थे और जिसके लिए विज्ञप्ति निकली थी, तो उन्हीं सारे कामों का जाँच किया जा रहा है। इसमें पूरी हर काम का जाँच किया जाएगा और उसी के संबंध में जो जाँच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके अनुसार रिपोर्ट बना के जो भी कार्रवाई होनी होगी उसके क्रम में रिपोर्ट प्रेषित किए जाएंगे। ये काम हो रहा है, कई सारे कामों का निरीक्षण हो गया है, कुछ का होना है, जिसको जल्दी सारे कामों का निरीक्षण हो जाएगा और जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी निर्देश देने होंगे वो दिए जाएंगे। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।